मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तो देखो कल मैंने ये आप लोगों को टॉपिक लास्ट ये किए थे हमने, स्विचिंग वाला पार्ट, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है ना, ये डायग्राम याद है ना, ये टेलीफोन जो है लैंडलाइन टेलीफोन का एग्जांपल, स्विचिंग दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, व्हाइल इंटरनेट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने किए थे। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज विल स्टडी अबाउट इंटरनेट, द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब हिस्ट्री स्टार्ट कर, हिस्ट्री से पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट होता क्या है? अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज इंटरनेट तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इंटरनेट? देखो जैसे पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड है ना, देर आर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, है ना, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है। ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, एंटार्क्टिका, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स किस ये वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, देन कॉन्टिनेंट्स दे आर मेड अप ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज दे आर मेड ऑफ स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, एंड स्टेट दे आर मेड ऑफ सिटीज। ऐसा करके कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, है ना। सिटी, ऐसे बहुत सारे सिटी विलेज बन के एक स्टेट बनता है या प्रोविंस बनता है, और वही आगे जाके एक कंट्री बनता है। ठीक है, वो बहुत सारे कंट्रीज मिलके कॉन्टिनेंट बनते हैं और सब कॉन्टिनेंट मिलके एक वर्ल्ड बनते, तो वैसा कैसे हम ऐसे बताते हैं। तो वैसे ही इंटरनेट इज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब जितने भी हम नेटवर्क्स को पूरे दुनिया में कनेक्ट करते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो इंटरनेट इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल, कैसे पूरा वर्ल्ड है ना, तो वर्ल्ड को हम डिवाइड करेंगे कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट को डिवाइड करेंगे कंट्रीज में, कंट्रीज को डिवाइड करेंगे स्टेट्स या प्रोविंस, हम लोग स्टेट बोलते हैं, बहुत जगह प्रोविंस यूज करते हैं, प्रोविंस में या स्टेट में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। सो इसी तरह से एट द टॉप लेवल, एट द टॉप लेवल क्या है, हमारे पास बैकबोन नेटवर्क रहेंगे। और ये बैकबोन नेटवर्क दिया कंसिस्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क, जैसे जैसे एक कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, तो वैसे बैकबोन है, बैकबोन के अंदर बहुत सारे लार्ज नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, और वो बैकबोन आपस में कनेक्टेड रहेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और वो लार्ज नेटवर्क दे कंसिस्ट ऑफ, सर मे बी we can visualize the next level as providers network। ठीक है ना, तो वो प्रोवाइडर नेटवर्क जो है दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन्स। ठीक है, और वो प्रोवाइडर नेटवर्क, दे प्रोवाइडर नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस। और प्रोवाइडर नेटवर्क से आगे हम जाएंगे तो होस्ट रहेंगे जो वो सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर इस तरह से हम देखो क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एक तो बहुत बड़े नेटवर्क्स, उसके बाद उससे छोटे नेटवर्क, उसके बाद उसके प्रोवाइडर्स, उसके बाद कस्टमर नेटवर्क्स, एंड देन एंड सो ऑन। इस तरह से मतलब उसको डिस्टिंग्विश कर, मतलब उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पूरे एक नेटवर्क जैसे एक ट्री के जैसा होता है। ओके, नाउ हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो देर आर वेरियस वेज टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, अभी सबसे पहला तरीका यूजिंग टेलीफोन लाइंस। तो पहले जब इंटरनेट शुरू शुरू में हमारे यहाँ पर आया था, तो जो टेलीफोन लाइंस पहले से थी, है ना, लैंडलाइन टेलीफोन लाइंस जो है, मतलब केबल पहले से लोग यूज कर रहे थे। तो ये है कि भाई व्हाई डोंट वी यूज द सेम लाइंस टू, जो 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 टेलीफोन लाइंस वॉइस कैरी करती है, वी कैन यूज दैट लाइन टू कैरी द इंटरनेट, है ना, इंटरनेट भी कनेक्शन उससे कैरी कर सकते हैं। तो शुरुआत में क्या होता था, डायल अप सिस्टम होता है, डायल अप सर्विस होती थी। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला तरीका इंटरनेट एक्सेस करने का, यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क्स। तो हमारे पास जो टेलीफोन नेटवर्क्स पहले से है, हमारे पास पूरे सिटी में हर जगह पे टेलीफोन नेटवर्क्स है हमारे पास, तो हम उसी को यूज करके इंटरनेट यूज, मतलब उसी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब इसके भी दो तरीके हैं, एक तो डायल अप सर्विस। ठीक है, तो डायल अप सर्विस में क्या है कि जो हमारे पास जो डेटा है, इंटरनेट में जो डेटा, जो मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर्स आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, वो तो डिजिटल होता है, मगर टेलीफोन लाइंस जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो एनालॉग होती है। तो एक तरीका होगा जिससे हम कंप्यूटर का जो डेटा है उसे हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, और वो एनालॉग सिग्नल जो है टेलीफोन लाइन के थ्रू जाएगा, रिसीविंग साइड पे फिर से उसे हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायल अप सर्विस जो है ये यूज करते थे। ठीक है, मगर इसका सबसे बड़ा मसला ये होता था कि ये बहुत ही स्लो होती थी, इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी।
यानी एक वेब पेज, एक इमेज ओपन करना है तो मतलब आराम से बैठ जाओ, आराम से इमेज ओपन होता रहेगा, ठीक है। ये बहुत स्लो था। दूसरा जो है ये सर्विसेज को अपग्रेड किया गया, टेलीफोन सर्विस को अपग्रेड किया गया, एंड दे वर एबल टू प्रोवाइड हाई सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट एज वेल एज वॉइस, यानी दोनों में एक साथ यूज करते हैं। उसमें कैसा था, पहले हमने देखा था, हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तब यानी उसमें डायरेक्ट सर्विस में क्या होता था कि हमने टेलीफोन की कनेक्शन निकाल दिया, अब इंटरनेट शुरू किया तो टेलीफोन अभी डिस्कनेक्ट हो गया, हम अब टेलीफोन हम रिसीव नहीं कर सकते। तो डीएसएल में क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, डिजिटल डीएसएल का जो सर्विस है उसके अंदर हाई स्पीड इंटरनेट वाज अवेलेबल टुगेदर विद वॉइस, ठीक है, दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। देन दूसरा तरीका है, जो पहला तरीका था टेलीफोन नेटवर्क, सेकेंड वाज यूजिंग केबल नेटवर्क्स। तो केबल लाइन से ना हम लोग घर में केबल यूज करते हैं, तो वो केबल जो है टीवी मतलब क्या बोलते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, केबल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो वायर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो वो वायर की जो जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का मतलब उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे चैनल्स, 100 200 चैनल्स मतलब उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो कितना ट्रेमेंडस बैंडविड्थ होगा उस पर्टिकुलर वायर, उस पर्टिकुलर केबल के अंदर। तो वही हम सेम केबल वी कैन यूज फॉर इंटरनेट सर्विस, है ना, इंटरनेट सर्विस भी उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि हमें इंटरनेट के अंदर वी ब्राउज थ्रू द वेबसाइट्स, एंड दे मे हैव वीडियोस, दे मे हैव स्ट्रीमिंग वीडियोस, दे मे हैव ऑडियोज। तो उसके लिए वीडियोस के लिए क्या चाहिए हमें, हाई डेफिनेशन अगर वीडियो रहेगा तो उसके लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है। तो हाई स्पीड रहेगा, इंटरनेट रहेगा, तो वो केबल की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैंडविड्थ किसको बोलते हैं समझना, बैंडविड्थ किसको बोलते हैं, कैपेसिटी, है ना। अभी जैसे एक बाइक है, मोटर बाइक है, टू व्हीलर है, उसमें ज्यादा में ज्यादा दो लोग जा सकते हैं, तीन जाएंगे तो बहुत मतलब वो मतलब ओवरवेट हो जाएगा, चार जाएंगे तो वो जुल्म हो जाएगा बाइक पर, ठीक है ना। तो उसकी कैपेसिटी है दो कंजेस्टेड जन। में। हाँ मतलब दो दो ठीक है, दो से तीन हो गए तो मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कार है उसके अंदर चार लोग जा सकते, चार से ज्यादा जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो वैसे ही हम देखेंगे टेलीफोन लाइंस, जो ओरिजिनल टेलीफोन एनालॉग टेलीफोन लाइंस थी, उसकी बैंडविड्थ सिर्फ 3 किलो हर्ट्ज की थी, 3 किलो, वो सिर्फ वॉइस के लिए बना था। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त आएगा इसमें डेटा भी ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए वो उसलिए बनाया गया था। मगर बाद में जब इंटरनेट आया तो हमें अभी वो यूज नहीं कर सकते। तो केबल नेटवर्क्स भी एक तरीका है, क्योंकि केबल नेटवर्क की बैंडविड्थ ट्रेमेंडस, इट इज हैविंग ए ट्रेमेंडस बैंडविड्थ, अच्छी खासी बैंडविड्थ है। तो उससे भी हम जो है हम उसको यूज कर सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा तरीका है यूजिंग वायरलेस नेटवर्क्स, है ना। तो वायरलेस नेटवर्क्स जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि इसमें केबलिंग वेबलिंग का मसला खत्म हो जाता है। बस मतलब क्या होता है, केबल रहते हैं कहीं कोई मतलब जैसे अपने यहाँ तो बॉम्बे में मालूम है, आज कहीं बीएमसी वाले ने कोई खुद किया गया, बाद में कभी महानगर गैस वाला आगे खुद, तो मतलब चलते रहता है अपने यहाँ काम, रोड की खुदाई होते रहती है हमेशा, मतलब कभी यहाँ पर वहां पर काम चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, केबल ब्रेक होने का डर रहता है, या फिर और भी बहुत सारे वो चीज रहती है। तो सबसे मतलब बेस्ट है कि वी हैव वायरलेस कनेक्टिविटी। तो वायरलेस कनेक्टिविटी दे आर मच पॉपुलर एंड दे आर इजी टू इंस्टॉल, ठीक है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी से हम क्या, वी कैन क्रिएट अ वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, और उससे हम इंटरनेट मतलब एक्सेस कर सकते हैं। देन नंबर 4 इज डायरेक्ट कनेक्शन टू द इंटरनेट। तो ऐसे बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं जो वो खुद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो दे कैन इवन, वो लोग जो है ऑफ कोर्स दे दे प्रोवाइड, दे आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एक लोकल आईएसपी रहेगा, जैसे हमारे कैसा लोकल केबल ऑपरेटर रहता है ना। तो वैसे हमारे पास एक लोकल आईएसपी रहेगा, वो लार्ज कॉर्पोरेशन रहेगा, वो खुद मतलब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला बन जाएगा। तो ये चार तरीके हैं जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? यस Yes, sir. ओके, सर। नेक्स्ट जो है, वेरी गुड, नेक्स्ट इज द इंटरनेट हिस्ट्री। अब देखो इंटरनेट जो एक दिन में नहीं आ गया सबके सामने कि भाई चलो रात को किसी को बस ख्वाब आया, चलो कर दिया भाई इंटरनेट आ गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये इंटरनेट इट हैज गॉन थ्रू फेज, है ना। ये शुरुआत में कैसा था कि रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। तो अराउंड 1960s कंप्यूटर्स वेर देयर, बट देयर वाज नो वे बाय विच कंप्यूटर्स कुछ कम्युनिकेट, है ना। क्या मसला होता था कि जैसे एक कंप्यूटर किसी ने बनाया, दूसरा किसी और कंपनी ने बनाया, तो हम दोनों का डेटा एक दूसरे को दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपस में। जैसे कोई चाइनीज पर्सन है, कोई एक इंडिया वाला पर्सन है, वो दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, जाहिर बात है कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे दोनों, इसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। तो ये मसला था कि दो कंप्यूटर्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, इट वाज नॉट पॉसिबल दैट दे वुड कम्युनिकेट।
तो ये जो ARPA है, ठीक है, जैसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, आई थिंक इट्स यूएस, जैसे इंडिया में कैसे DRDO है ना, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे डिफेंस के जो भी नए नए कोई भी हमें डिफेंस मशीनरी बनाना है, कोई भी न्यू टेक्निक लाना है, तो वो DRDO है वो हमारे इंडिया में जो उस पर रिसर्च करता है, ठीक है। इसी तरह से हर कंट्री के अंदर रहते है ना। तो वैसे ही ये जो है इन लोग ये ARPA जो है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज, वो दे वर इंटरेस्टेड टू फाइंड अ वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, है ना। वो लोग चाहते थे कि भाई कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करें, ताकि वो लोग जो रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके, अभी जैसे कोई रिसर्चर कहीं रहता है, दूसरा रिसर्चर कहीं पर है, तो उनसे जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स कैसे आसानी से हासिल हो जावे, है ना, कि भाई वो रिसर्च कर रहा है, फौरन हमको चीजें मिल जाए, तो वो कैसे आसानी से हम कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर्स के थ्रू, वो उनका मेन फंक्शन था, ठीक है। उनको ये था कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट। तो ये जो इंटरनेट जो शुरू हुआ, ये प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू शुरू हुआ, और बाद में आगे जाके पूरी दुनिया में ये जिन्होंने डिजाइन किया उनका ये नहीं था कि शायद इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये लोग ने इस पे रिसर्च किए, ओके। तो इसके अंदर इन इन 1967 at an association for computing machinery meeting, ARPA presented the idea for advanced research project agency network। तो ये ARPANET जो है ना, ये ARPANET से पहला मतलब बोलेंगे ये तरीका था, एक स्मॉल कंप्यूटर्स, एक छोटा नेटवर्क बना जिससे उन्होंने बताया कि हाउ वी कैन कनेक्ट द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, द आइडिया वाज दैट ईच होस्ट कंप्यूटर टू बी अटैच्ड टू अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर कॉलेज इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, ठीक है। तो इन्होंने ये शुरुआत किए थे कि हाउ टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, आपस में कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट, एक छोटा नेटवर्क कैसे बनाएंगे। तो इनका ये था कि हर होस्ट कंप्यूटर को हम एक IMP से कनेक्ट करेंगे, और वो IMP आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और हम लोग कुछ प्रोटोकॉल कुछ यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिससे वो होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये शुरुआत थी, ठीक है। दिस वाज इन 1967। देन इन 1972, ठीक है, तो ये दो लोग थे, वेन सर्फ एंड बॉब कैन, ये दोनों ARPANET जो पहले ग्रुप फाइंड किया गया था, वो इंटरनेट मतलब ये नेटवर्किंग के पे काम करने वाले, ये दो लोग भी उस टीम के पार्ट थे जो ARPANET को डिजाइन कर रहे थे, जो उस ग्रुप के अंदर थे। तो इन लोगों ने क्या मतलब आगे सोचा, दिस टू आर ऑफ कोर्स क्रेडिट विद दिस इंटरनेट, मगर ये लोगों के साथ दूसरे लोग भी ऑफ कोर्स साथ में थे इन लोगों के जो काम कर रहे थे, ठीक है। तो दे कोलैबोरेटेड ऑन इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। वो लोग ये चाहते थे कि अगर इफ वी हैव टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, अलग अलग अगर नेटवर्क रहेंगे, तो कैसे हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये एक नेटवर्क हमारे पास, वो कोई दूसरा अलग नेटवर्क है, तो उसके अंदर जो होस्ट मशीन, अभी एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्ट मशीन हो सकते हैं, तो हाउ अ मशीन और होस्ट फ्रॉम वन नेटवर्क कैन कनेक्ट विद अनदर। तो उसके अंदर बहुत सारे मतलब चीजों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना था। इसमें एक तो क्या था, डाइवर्स पैकेट साइज, जैसे एक नेटवर्क में एक होस्ट है, उसके पैकेट की साइज डिफरेंट है और उसके पैकेट की साइज डिफरेंट है, दोनों का इंटरफेस अलग अलग है, ट्रांसमिशन रेट अलग अलग है, ठीक है। और दूसरी सब बहुत सारी चीजें दोनों की डिफरेंट डिफरेंट, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। अभी आप देखो, जैसे हम लोग हमारे पास एक मशीन है, मैं सपोज कोई मशीन पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास विंडोज है, और दूसरा कोई मैं इससे कम्युनिकेट करना चाहूँ, वो लिनक्स पे काम कर रहा है, अभी उसका सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है ना। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में। तो ये लोगों के लिए सब चीजें सामने प्रॉब्लम था कि भाई ये जो पैकेट की साइज भेज रहा है, ये सपोज एक पैकेट इसका 10 KB का है और सामने वाले का पैकेट 20 KB का है, वो पैकेट भेजा 20 और ये 10 भेजा, तो कैसे आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो लोग। तो ये सब चीजों पे इन्होंने मतलब ये इनका मेन चैलेंज था, ये चीजों को ओवरकम करना, कि उसका पैकेट साइज अलग है, उसका इंटरफेस अलग है ना, वो एक अलग ट्रांसमिशन रेट पे काम कर रहा है, ये अलग ट्रांसमिशन रेट पे, तो कैसे दोनों का मतलब कैसे हम कम्युनिकेट कैसे करा पाएंगे। तो वो लोग इस चीज पे काम कर रहे थे, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। सो आर यू गेटिंग एवरीवन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अच्छा, while researching on this they came to a landmark paper, मतलब पेपर का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज आती है ना, तो उस पे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, ठीक है ना। अभी भी चल रहा है, बहुत जगह कॉन्फ्रेंस होती है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन बनाने के लिए पीपल डू रिसर्च एंड दे पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। मैंने कुछ रिसर्च किया, जैसे भी अब ये कोरोना वायरस चल रहा है हमारे वक्त में,
तो किसी ने भाई उस पर रिसर्च हो रहा है भाई क्या करेंगे, तो मे बी पीपल आर डूइंग रिसर्च एंड दे विल प्रेजेंट देयर रिसर्च फाइंडिंग्स के, देखो ये है, इसका इलाज ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही ये दोनों ने जो है एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किए, जिसमें ये बताया गया है कि हाउ दे कैन अचीव एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट। क्योंकि मेन क्या है कि पैकेट सेंड करना, जो डेटा सेंड करना है एक एंड से दूसरे एंड पर। तो उन लोगों ने एक नया वर्जन लेके आए एनसीपी का, वो था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो टीसीपी, एक उन्होंने एक नया वर्जन लेके आ गए कि वो एनसीपी था वो, तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, अब इसकी जगह हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करेंगे। उसके अंदर जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट जो हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन है, डेटाग्राम है, और फंक्शन ऑफ द गेटवे, ये सब चीजें मतलब इसके अंदर, और कैसे एरर को कैसे हैंडल किया जाए। देन इन अक्टूबर 1977 उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि कैसे इंटरनेट कैसे वर्क करेगा, उन्होंने पूरा बताया इन लोगों को। ठीक है, बाद में उसके बाद में क्या हुआ कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल का, उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, एक तो टीसीपी और दूसरा आईपी। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो टीसीपी आईपी बोलते हैं ना, जो इंटरनेट को जो जो वर्किंग प्रोटोकॉल जो जो काम करता है, टीसीपी आईपी सुना होगा, टीसीपी आईपी। सो दिस आर दी टू प्रोटोकॉल्स, टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर क्या किया, वो जिम्मेदारी को अलग अलग कर दिया कि आईपी जो है वो क्या करेगा और टीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, और आईपी की, हम लोग इसको आगे ना ये प्रोटोकॉल को भी स्टडी करने वाले हैं, तो इसको हम आगे देख लेंगे। तो उन्होंने ये प्रोटोकॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, तो दिस टीसीपी आईपी बिकेम द ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। टीसीपी का जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल, जो ये इंटरनेट का जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी आईपी। ठीक है, सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री। उन लोगों का मेन मकसद ये था कि भाई हम अपने सिस्टम को कनेक्ट करें, मगर ये तो काफी फेमस हो गया, और फिर इससे हम पूरे दुनिया के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को लेके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, देन मिलनेट, व्हाट इज मिलनेट? तो 1983 में क्या हुआ, एयरपेनेट को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, एक तो मिलिट्री नेटवर्क फॉर मिलिट्री यूजर्स और एयरपेनेट फॉर नॉन मिलिट्री यूजर्स। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि उनका भी काम चलता रहे और दुनिया का दूसरों का भी काम चलता रहे। देन वी हैड दिस CS नेट, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, इट वाज क्रिएटेड इन 1981। तो ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव था बिकॉज देयर वाज नो रिडंडेंट लिंक्स एंड ट्रांसमिशन रेट वाज स्लोअर। इसका ट्रांसमिशन ज्यादा नहीं था, और रिडंडेंट लिंक मतलब क्या है कि एक लिंक को ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, मे बी लाइक। ठीक है, तो ये आया। उसके बाद वी हैड दिस NSF net, National Science Foundation Network. So this was actually used to connect the 5 supercomputers, a backbone that connected 5 supercomputer centers located to the US. It was created. ठीक है, then इसके अलावा बाद में ANS net. So in 1991 the US government decided that NSnet was not capable of supporting the rapid increase in internet. तो ये तीन कंपनी ने मतलब एक अपना अलग हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की। that they created this and this was called as advanced network service network. तो ये जो ये जो था ना NSF net, ये इतना ज्यादा इसकी कितना पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, so this was not able to cope up with that particular thing, so this ANS net was created. So this is the brief history of internet. ठीक है, now what internet we have today, अगर हम अभी आज का जो अभी आज हम देखेंगे तो we have large applications, we have explosive use of internet, जिसमें एक सिंपल में हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको बोलते हैं। तो दिस WWW was created on the top of this internet. ठीक है, इसके जरिए से हम वेब पेजेस को ब्राउज कर सकते हैं, जितने वेब पेजेस हैं। ठीक है, सो दिस वाज इन्वेंटेड एट CERN बाय टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, सो इसके अलावा मल्टीमीडिया है। ठीक है, मल्टीमीडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि वी हैव एप्लीकेशंस लाइक इंटरनेट टेलीफोनी, है ना, वॉइस ओवर IP जिसको बोलते हैं, कि हम लोग पहले जो है लैंडलाइन यूज करते थे वॉइस ट्रांसमिट करने के लिए, मगर अभी हम इंटरनेट से भी वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं ना, वॉइस कॉल कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम व्हाट्सएप है ना, स्काइप है ना, तो स्काइप में क्या करते हैं कि वो जो हमारी वॉइस जाती है वो इंटरनेट के थ्रू जाती है। ठीक है ना, सो वी कैन मेक हाँ हेलो हाँ, मतलब हजारों, बहुत सारे एप्लीकेशन है, हीमो मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हम लोग जो वॉइस कॉल करते हैं ना अपने मतलब कोई भी एप्लीकेशन यूज करके, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉलिंग है, या दूसरे जो भी कॉलिंग होते हैं एप्लीकेशन के, दे यूज इंटरनेट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं वीडियो शेयरिंग के लिए। देन
टेलीविजन ओवर आईपी, ऐसे बहुत सारे यूजेस हम लोग देखते हैं। देन वी हैव पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। पीयर टू पीयर एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इट मे बी लाइक एक प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने अपनी चीजों को आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें तो अपनी चीजों को आपस में शेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लास? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? जरा अपने माइक प्लीज बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज। हेलो, हाँ, तो नाउ सी नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? देखो स्टैंडर्ड्स जो है ये दे आर एसेंशियल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड इन गारंटिंग नेशनल इंटरनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस। तो स्टैंडर्ड्स जो है बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ताकि हम जो है कोई भी चीज को आसानी से मतलब कन्वे कर सके। अब जैसे मान लो हम लोग ये मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है ना, तो मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड भी यूज करते हैं। तो मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चर करता है वो सिम कार्ड मैन्युफैक्चर नहीं करता है ना। अब जैसे मान लो मैंने एमआई का फोन लिया और रेडमी वालों का एक मैंने मोबाइल खरीदा हूँ, और सिम कार्ड मैंने वोडाफोन से लिया हूँ, तो वोडाफोन वाले ने वो नहीं बनाया और एमआई वाले ने सिम कार्ड नहीं बनाया, मगर एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ना कि सिम कार्ड की साइज क्या होनी चाहिए। रिगार्डिंग माई, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एक स्टैंडर्ड बना हो भाई, Yes. सिम कार्ड ऐसा रहेगा और इसके अंदर ये फंक्शनलिटी रहेगी। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं बना होता तो फिर हम लोग कोई भी काम ही नहीं कर पाते, है ना। अभी जैसे यूएसबी है ना, यूएसबी की साइज क्या होनी चाहिए, है ना, और उसमें उसके अंदर 4 वायर है, पहले वायर का काम क्या रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा, तीसरे का। तो एक एक मतलब हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है भाई, यूएसबी ऐसा रहेगा, इसके अंदर ये सब चीजें रहेगी, तो हर किसी के लिए आसान हो गया है। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड बनता है ना, तो इससे क्या होगा, उसका यूज आसान हो जाता है और उसकी हम मतलब आगे मतलब एक कंप्यूटर मार्केट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज द वी कैन से ये स्टैंडर्ड से ये इतनी आसानी हो जाती है। नाउ रिगार्डिंग द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, नाउ रिगार्डिंग द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, हेलो, किसका माइक बंद करो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, फिर रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाती है। Now see, in case of internet standards, so we have some authorities which make those standards। ठीक है, तो अभी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है तो एक वो कैसे नई चीज कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऐसे नहीं कोई भी लाके कोई भी स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो कोई भी नई नई चीज लानी पर कोई नया स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए इट गोज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। और उसको कौन उसको कौन मतलब ये करेगा कि ठीक है ये स्टैंडर्ड यूज करना है, सो देयर आर सम अथॉरिटीज। ठीक है, सो हियर वी हैव अब देखो कोई भी नया स्टैंडर्ड, तो अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंटरनेट अथॉरिटीज अ ड्राफ्ट में पब्लिश एट द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। अगर जैसे कोई भी एक नई चीज आई है तो ये सब वो जो स्टैंडर्ड है ये सब चीजों के थ्रू जाएगा। इसके देयर आर 6 मैच्योरिटी लेवल्स। तो सबसे पहले प्रपोज्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, देन वी हैव सेकंड इज ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, देन वी हैव इंटरनेट स्टैंडर्ड, हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल एंड इंफॉर्मेशनल। तो प्रपोज स्टैंडर्ड में क्या होगा, अ प्रपोज स्टैंडर्ड इज अ स्पेसिफिकेशन दैट इज स्टेबल, वेल अंडरस्टूड एंड ऑफ सफिशिएंट इंटरेस्ट टू द इंटरनेट कम्युनिटी। ठीक है ना, तो एक स्टैंडर्ड जो है मतलब प्रपोज किया गया है वो स्टेबल है, मतलब उस पर कोई बग्स वगैरह नहीं है, इट इज वेल अंडरस्टूड, और ये मतलब अच्छा है कम्युनिटी के लिए, एक इंटरेस्ट का रहेगा। देन वी हैव ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। तो एक प्रपोज स्टैंडर्ड इट बिकम्स अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव इंडिपेंडेंट एंड इंटरऑपरेबल इंप्लीमेंटेशंस। उसको इंप्लीमेंटेशन करने के बाद वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बन जाता है। देन वी हैव इंटरनेट स्टैंडर्ड। तो अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड रीचेस इंटरनेट स्टैंडर्ड आफ्टर स्टेटस आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। तो एक प्रपोज स्टैंडर्ड है वो अगर 2-3 सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इंप्लीमेंटेशन के बाद वो ड्राफ्ट बन जाता है, और ड्राफ्ट जो है उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है वो इट बिकम्स when it and reaches a successful implementation it becomes the internet standard। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिक है। तो वी हैव हिस्टोरिक वी कैन से रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है,
हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल रहते हैं ओके स्टैंडर्ड्स, और कुछ इंफॉर्मेशनल भी रहते हैं विच कंटेन सम जनरल हिस्टोरिक और ट्यूटोरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेट। तो ये सब अलग अलग टाइप के इसके मैच्योरिटी लेवल्स हैं। ओके, देन रिक्वायरमेंट लेवल। तो आरएफसी आर क्लासिफाइड इनटू 5 रिक्वायरमेंट लेवल्स। इसके अंदर क्या है, लेबर इफ इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द इंटरनेट। तो जितने भी इंटरनेट सिस्टम्स जो भी इंटरनेट पे काम करते हैं उनको ये क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड को करना ही करना है, मतलब इसे इंप्लीमेंट करना ही करना है, मतलब ठीक है। दूसरा रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड क्या है कि भाई ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसकी यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरा जो इलेक्टिव रहता है, ठीक है। इलेक्टिव के अंदर क्या आता है कि इट कैन बी यूज फॉर सम बेनिफिट, ठीक है, वो कुछ काम के लिए इसे यूज कर सकते हैं, और वो रिकमेंडेड भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। देन लिमिटेड यूज का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जो आरएफसी लेबल्ड इट इज लिमिटेड यूज मस्ट बी, कुछ कुछ जैसे एक्सपेरिमेंटल चीज के लिए उसे काम में लाओ, बाकी इसकी लिखने करने की जरूरत से यूज करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव नॉट रिकमेंडेड। इसमें ये है कि आरएफसी लेबल्ड नॉट रिकमेंडेड इन अप्रोप्रिएट फॉर जनरल यूज। ये पर्टिकुलर कोई ऐसा है स्पेसिफिकेशन, इसको यूज करना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी आ गई, रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड, इलेक्टिव, लिमिटेड यूज एंड नॉट रिकमेंडेड। नाउ दिस आर सम ऑफ द, अभी जो इंटरनेट को ऑपरेट करना है तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट इंडिया के अंदर जो क्रिकेट जो एक कमेटी बीसीसीआई है ना, वो सब क्रिकेट के जो भी रूल्स मतलब जो इंडिया के वो देखते हैं। देन इंटरनेशनल जो क्रिकेट लेवल पे जो लॉस बनते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वो आईसीसी वो यूज करते हैं, वो आईसीसी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे फिर फुटबॉल के लिए फीफा है, दे मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो फीफा है। तो वैसे ही इंटरनेट को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है ना, जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। इसमें आईएसओसी है, तो द इंटरनेट सोसाइटी, ठीक है। तो ये लोग इनका काम क्या है कि आईओसी अकोमोडेट्स दिस मेंटेनिंग एंड सपोर्टिंग इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। देन वी आल्सो हैव आईएबी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है। तो इसका भी यही काम है कि कैसे मतलब ये अपने काम को अचीव, ये जो भी अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, इसका पर्पस का द मेन पर्पस ऑफ आईबी आर टू ओवरसी द कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट एंड टू सर्व इन टेक्निकल एडवाइजरी कैपेसिटी रिसर्च मेंबर्स ऑफ द इंटरनेट कम्युनिटी। अभी देखो हम लोग जब आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तो हमारे पास आज जैसे मोबाइल फोन्स हैं, अभी हम लोग 5G पे पहुंच गए हैं, तो इतना फास्ट इंटरनेट नहीं यूज करते थे लोग, स्लो, बहुत पहले तो बहुत स्लो इंटरनेट यूज होता था, और इतने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी नहीं थे, ऐसे ज्यादा डिवाइसेस भी नहीं थे। मगर जैसे हम आगे बढ़ते गए तो सिस्टम अच्छा खासा चेंज हो गया है। तो नेचुरल बात है कि हमको जो प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे थे, जो स्पीड पे काम कर रहे थे, अभी उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चेंजेस लाने, जो प्रोटोकॉल हम लोग पहले यूज करते इसमें क्या नए चेंजेस लाएंगे। जैसे हम लोग अभी मॉडर्न नेटवर्किंग यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है और एक मॉडर्न नेटवर्किंग है। तो राउटर का पहले फंक्शन ये था, अभी नई चीज क्या लाना है, अभी हमको सब ये सब चीजों को हैंडल करना है ना। पहले जैसे हम लोग देखें, पहले किसी ने देखा होगा, पहले स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम इंजन, कोल इंजन चलते थे, बाद में फिर डीजल आ गए, अभी इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। तो उसके लिए पूरा चेंजेस करना पड़ेगा ना हम लोगों को, पहले सब चीजों को पूरा चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे चेंजेस को लाएंगे, तो ये सब आईएबी जो है वो चीजों को देखता है, और उसको अकम्प्लिश करने के लिए उसने ये 2 प्राइमरी कंपोनेंट है इसके पास। एक तो आईईटीएफ जो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और दूसरा है आईआरटीएफ विच इज इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, ठीक है। ये 2 ग्रुप के जरिए से वो मतलब इट ओवरसीज ऑल दिस थिंग्स। ओके, हेलो क्लास, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ अभी ये जो हमने देखा कि भाई इंटरनेट की हिस्ट्री है, और क्या क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको इट ओवरसीज द थिंग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमको देखना है कि प्रोटोकॉल लेयरिंग, है ना। मैं आपको देखो लास्ट लेक्चर में बताया था कि कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, तो 5 में एक कंपोनेंट है प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, रूल्स, है ना। तो प्रोटोकॉल मीन्स दे आर द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि 2 सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करें थ्रू अ नेटवर्क,
देन व्हाट शुड बी द रूल्स, वो क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो रूल्स को हम मतलब डिजाइन करना पड़ेगा हमको, उसको लेयर 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 के अंदर डिजाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम देखें कुछ दो सिनेरियोस देखेंगे, ठीक है ना। लेट अस सी टू सिनेरियोस बिफोर गोइंग टू द प्रोटोकॉल, विल सी सम वी सी द सिनेरियो, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। तो एक हमारे पास एक फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, एक हमारे पास एक सिंपल सिनेरियो जिसमें एलिस जो है एन से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो एन इज वेरी सिंपल एंड ओनली रिक्वायर्स वन लेयर। अभी देखो जैसे एलिस जो है एन से कम्युनिकेट करना चाहती है, ठीक है, तो वो एकदम सिंपल लेयर है, एक ही लेयर की जरूरत है। तो इसके अंदर रूल्स क्या है कि दे शुड ग्रीट, वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए, है ना भाई, सलाम दुआ करते तो ये ग्रीट करेंगे दूसरे को। देन दे मस्ट कम्युनिकेट एट द लेवल ऑफ देयर फ्रेंडशिप, है ना, जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है ना, मतलब जैसे हम किसी बड़े से बात करते हैं तो आपसे बात करते हैं, तुमसे बात करते हैं, और अपना जो दोस्त है अरे क्या भाई कैसा है, तू कल आया नहीं, ऐसा हम बोलते हैं, मतलब एक अपना लेवल होता है फ्रेंडशिप का। तो किसी से हम कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, किसी से हम कैसी लैंग्वेज, तो वो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप जो होती है वो उसके उसका मर्तबा जो है उसके हिसाब से उससे कम्युनिकेट करना, ठीक है। देन वन स्पीकिंग द अदर शुड लिसन, है ना, जब एक बात करेगा दूसरा उसकी बात को सुनना चाहिए। दोनों एक साथ, बोथ ऑफ देम मस्ट गेट अ चांस टू स्पीक, दोनों को चांस मिलना चाहिए बात करने का। और जाने के पहले वो लोग जो है गुड बाय या चलो हम लोग जो बोलते हैं ऐसा जाके मतलब बात खत्म करेंगे। तो ये 5 लॉज है, 5 रूल्स है जिसको बोलते हैं ये फर्स्ट सिनेरियो के अंदर, जो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। नाउ देयर इज अ सेकंड सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सेकंड सिनेरियो में क्या है कि एलिस वांट्स टू कम्युनिकेट विद जॉर्ज हु इज फार अवे फ्रॉम हर, ठीक है ना। पहले सिनेरियो में क्या था कि एलिस जो थी वो एन से साम फेस टू फेस बात कर रही है, तो वो सब रूल्स थे। अभी यहाँ पर क्या एलिस जो है जॉर्ज से कम्युनिकेट करना चाहती है, मगर जॉर्ज जो उसके सामने नहीं है, कहीं और रहता है, ठीक है ना। तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मे बी शी कैन राइट अ लेटर, एक पोस्टल मेल सर्विस वो यूज कर रही है कि भाई एक लेटर लिखती है और वो लेटर ड्राफ्ट करने के बाद उसे सेंड करती है। अब वो चाहती है कि वो जो चीजें इसमें लिखी हुई किसको पता ना चले, तो क्या करेगी वो एनक्रिप्ट करेगी, लेटर को एनक्रिप्ट करेगी, यानी मतलब लेटर प्लेन टेक्स्ट में नहीं लिखेगी, बल्कि एक ऐसे लैंग्वेज ऐसे साइफर टेक्स्ट बना के भेजेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज को समझ में आ जाए और किसी को समझ में ना आए। तो वो क्या करेगी, लेटर ड्राफ्ट करने का उसको एनक्रिप्ट करेगी, और एनक्रिप्ट करने के बाद वो मेल भेजेगी जॉर्ज को, ठीक है। और जॉर्ज उसे रिसीव करेगा और उसे डिक्रिप्ट करेगा, उसको रीड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना हमारे पास 3 लेयर आ गए, ठीक है। अब देखो 3 लेयर में क्या है, पहले लेयर में क्या है, सेंड एंड रिसीव लेयर, एलिस ने सेंड किया, जॉर्ज ने रिसीव किया। दूसरे लेयर में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो यहाँ पर क्या है, एलिस ने एनक्रिप्ट किया, जॉर्ज ने डिक्रिप्ट किया, ठीक है। और तीसरा लेयर में क्या है, एलिस ने राइट किया और जॉर्ज ने रीड किया। तो देखो यहाँ पर आप Yes, एक yes. ध्यान से, है ना, अब देखो मैं यहाँ पर आपको ये दोनों चीज यहाँ बना के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा लेयर टास्क के अंदर क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली, कि लेयर टास्क में भी ये देखते हैं, एक मिनट पेन टेबलेट ओपन कर रहा हूँ। सो लेयर टास्क में क्या है, वी हैव दिस इज द एलिस, ये एलिस का यहाँ पे लेयर है और यहाँ पे जॉर्ज है, ठीक है। सो इन दिस केस एलिस क्या कर रही है, पहले पहले हम राइट करेंगे, ये उल्टा में लिखा हूं, तो पहले क्या होगा, एलिस राइट करेगी, ठीक है। राइट करने के बाद वो एनक्रिप्ट करेगी। एनक्रिप्ट क्यों कर रही वो, यस वाई ताकि शी कोई इज, और नहीं पढ़ सके जो उसके बाद। हाँ कोई भी उसे ना पढ़ सके, उसके हाथ में है तो ना पढ़ सके। और तीसरा क्या करेगी, वो सेंड करेगी, ठीक है। ये 3 काम तो जो ये एलिस ने की। अभी ये भेजी उसने, तो ये लेटर जो है यहां से जॉर्ज के हाथ में आया, ठीक है। तो पहले जॉर्ज क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो इसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद डिक्रिप्ट करेगा वो, और डिक्रिप्ट करने के बाद वो रीड करेगा। रीड करो। अभी देखो आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, ये फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर में एलिस राइट कर रही है और फर्स्ट लेयर में यहाँ पे जॉर्ज रीड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना, रीड का राइट। ये सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर में एलिस ने एनक्रिप्ट किया, जॉर्ज क्या कर रहा है, डिक्रिप्ट कर रहा है, ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, है ना। थर्ड लेयर में एलिस सेंड कर रही है और जॉर्ज रिसीव कर रहा है, तो ये भी दोनों का एक दूसरे का ऑपोजिट। तो इससे हमें क्या पता चला है कि अगर लेयर टास्क अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है फर्स्ट लेयर में, उसका सेकेंड और वहां पर जो है वो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन होगा,
ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड लेयर में जो हो रहा है उसके सेकेंड लेयर में उसका ऑपोजिट होना चाहिए। यानी क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली, यहाँ पे इनडायरेक्टली दिस लेयर इज कम्युनिकेटिंग विद दिस लेयर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, ये लेयर इससे कम्युनिकेट कर रहा है और ये लेयर इससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस टू लेयर्स दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड एंड दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये देखो, ये लेयर्ड अप्रोच का है ना, ध्यान में रखो, क्योंकि आगे हम पूरा यही चीज पर काम, मतलब यही चीज हम देखने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज अवर कंक्लूजन इन दिस केस इज दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। इसका प्रिंसिपल क्या है? द टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? द फर्स्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट इन case of bidirectional communication we need to make each layer so that it is able to perform two opposite tasks, one in each direction। समझे मेरी बात? बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हर लेयर पर वो टास्क होगी जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट द टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर शुड बी आइडेंटिकल, है ना। ये दोनों लेयर ऑफ कोर्स आइडेंटिकल का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है ना, वही आइडेंटिकल ऑपरेशन। जैसे अगर मान लो ये डिक्रिप्ट किया, अगर ये एनक्रिप्ट करेगा तो ये डिक्रिप्ट करेगा, ये रीड कर रहा है, अगर राइट करेगा तो ये रीड करेगा, ऐसा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग, है ना। तो पहले केस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक सिंपल प्रोटोकॉल है। सिंपल प्रोटोकॉल में क्या था कि एन वाज कम्युनिकेटिंग विद एलिस वाज कम्युनिकेटिंग विद एन। ठीक है ना, तो वो उनके वो सीधा जो भी बात, उसमें हमको प्रिंसिपल देखना पड़ेगा भाई क्या कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरे केस में क्या है कि एलिस और जॉर्ज कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट दे आर फार अवे, एंड इफ दे आर यूजिंग अ मेल सर्विस एंड दे वांट टू एनक्रिप्ट so that nobody should know what they are communicating, तो ये हमें इसके लिए 3 लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 3 लेयर्स कैसे बने देखो यहाँ पर, है ना, ये 3 लेयर्स हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, ओके। तो अब देखो हम लोग जो है आज इतना ही काफी है, हम लोग मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम यहीं से इसे फिर से स्टार्ट करेंगे। तो कोई डाउट तो नहीं किसी को?